आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था, जबकि मैं एक गरीब क्लर्क था जिसके पास मेहनत मजूरी के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। हम दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक तथा वृक्षों की छोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर होती थीं, क्योंकि उसके पास जमींदारों के समर्थन में कोई ठोस तर्क नहीं था। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा रहेंगे। ये तर्क काफी लचर था। किसी मानवता या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। बहस के दौरान मैं अक्सर उत्तेजित हो जाता और कहने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी को समझता था। वह नौकरों से सीधे बात नहीं करता था। अमीरों में जो बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें उसे भी बहुत था। यदि नौकर बिस्तर लगाने में थोड़ी भी देर करता, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता, या साइकिल ठीक से साफ नहीं होती, तो वह बौखला जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे सहन नहीं थी, लेकिन दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार सद्भावना और नम्रता से भरा होता था। अगर मैं उसकी जगह होता, तो शायद मुझ में भी वही कठोरताएं आ जातीं जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत परिस्थितियों पर आधारित था। लेकिन वह मेरी जगह होते हुए भी शायद अमीर ही रहते, क्योंकि वह स्वभाव से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। इस बार दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे और न ही घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मुझे पता था कि जो कुछ वे मुझे देते हैं, वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना था और बोर्डिंग हाउस में अकेले पड़े रहने का भी मन नहीं था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया, तो मैंने बिना किसी आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। वह अमीर होते हुए भी मेहनती और बुद्धिमान है। उसने आगे कहा, लेकिन भाई, एक बात का ध्यान रखना। वहां यदि तुम जमींदारों की निंदा करोगे, तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे परिवार को बुरा लगेगा। वे तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। यदि असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसने इस मामले को अपने विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहता, तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। इस बार सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य मिला। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा की खुशी में हम शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हमने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर नहीं लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों, मुझे उनकी यह गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है, उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सब से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों? ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते हैं, लेकिन जब मैं कुछ मांगता हूं, तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कोई स्वाद नहीं मिला। यह भेद मेरे ध्यान को पूरी तरह अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं जिन्हें काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो, तो शायद ये भी ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो, ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयास से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हां, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे।
5 बेगार। बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ रहा हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से उनका भी जवाब इनकार ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित होने की कोशिश करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरीय ने शंका निवारण किया, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहने ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहा कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। रामहरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चौंगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चमड़े के जूते पहनकर बाजारों में घूमते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटता जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद नहीं जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपत्तर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं। हाँ, लड़कपन में कई बार लड्डू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 क्लौं रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? एक किला था। इमामबाड़े की तरह का फाटक था। द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ था। नौकरों का कोई हिसाब नहीं था। एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सभी से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, लेकिन पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब मैं जरा एकांत में हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के छोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मार दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। वे लोग पुरानी सभ्यता के थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंची थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, लेकिन यहां मैंने ईश्वरी की ही तरह अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों से अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने गए। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डरते थे, लेकिन यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं और कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनता। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल जबान हिला देना काफी था। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने के लिए खड़े। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया।
मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाता था, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से अपना बिछावन बिछा सकते हैं, उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी ये घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, लेकिन बिस्तर कैसे बिछाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महारा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही न रही। अब जब याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने उसे ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरीय मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह एक दिन ईश्वरी एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दियास लाई भी थी, लेकिन ईश्वरीय खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र वहां रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, लेकिन मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यह सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई। जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही स्वराज्य हुआ, अपने इलाके के असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी पत्नी को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हमें पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना रोल खूब सफाई से निभाया और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी? वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर थी। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, लेकिन मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर हैं। राजा भी अगर किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह नहीं मिलती थी। वह बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और जोर से 2 तमाचे लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे?
कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं है, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुसने नहीं देते, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट एन इडियट यू आर बिर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहले, यह कहानी इंसान की मनोवृत्तियों और संवेदनाओं को उजागर करती है, विशेषकर समाज में वर्गभेद और भौतिकता के प्रभाव को। नायक के अनुभव दिखाते हैं कि कैसे धन और प्रतिष्ठा के चलते व्यक्ति अपनी इंसानियत और मूल्यों को खो सकता है। इसके अलावा यह कहानी यह भी दर्शाती है कि जब हम अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर अभिमान करते हैं तो अक्सर हमें अपनी सीमाओं और वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि इंसानियत और सहानुभूति की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, और यह दिखाया है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आपसी संबंधों और मानवता में निहित है। अंत में कहानी हमें यह सिखाती है कि नशा केवल शराब या मादक पदार्थों का नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के भौतिक सुख का हो सकता है जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर कर सकता है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा,